नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। देखिए बेटा, हमने अपनी पिछली क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया था आपको। एक बार फिर से उस टॉपिक पे थोड़ा सा विचार करते हैं, एटलीस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है और हम इसको किस तरह से बनाते हैं, हमारे पास क्या क्या नए नए पॉइंट्स आते हैं, तो उन चीज़ों को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो देखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीन्स आपके पास जो बैलेंस शीट है, आप बैलेंस शीट को एक इक्वेशन के तौर पर लिखते हो। जब आप एक इक्वेशन लिखते हैं तो आपके पास में दो साइडें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो बस अपनी बैलेंस शीट को आपको दो साइड के तौर पे एज लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हम जानते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टोटल दोनों इक्वल रहती है, दोनों साइडें बराबर रहती है। तो आपकी बैलेंस शीट, सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा, सर बैलेंस शीट होती क्या है। पहले आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि बैलेंस शीट क्या होती है। हम तो जानते ही नहीं है बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट का मतलब होता है, हम इसको दो नामों से जानते हैं हिंदी में, एक तो होता है चिट्ठा, एक होता है स्थिति विवरण। देखिए, जो आपका चिट्ठा है जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं या स्थिति विवरण कहते हैं, स्थिति विवरण का मतलब होता है आपकी एटलीस्ट फाइनेंशियली पोजीशन क्या है। हम बिजनेस जो कर रहे हैं, हमने कितना पैसा लगाया है, हमने कितनी संपत्ति लगाई है, हमें कितना पैसा देना बाकी है, वो सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन एज ए बैलेंस शीट से ही मिलती है। फाइनली आपके पास कितनी असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है, वो आप अपनी बैलेंस शीट से पता लगा देते हो। तो हम आप यहाँ पे ये समझते हैं कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर हम हमारी सारी असेट्स और लाइबिलिटीज को लिखते हैं। तो हमने जो बैलेंस शीट बनाई है, उस बैलेंस शीट को एक इक्वेशन के तौर पर लिखना ही आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। कॉमन ट्रांजैक्शन आपने उस दिन पिछले क्लास में समझे हैं, कैसे आपको असेट्स ओपन करना है, लायबिलिटीज करना है, कैसे उसका ट्रांजैक्शन लिखना है, वो हमने अपनी पिछली क्लास तक करके देख लिया था। आज हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। शब्द आता है एडजस्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं समायोजन। देखिए, समायोजन क्या होता है। हर एक शब्द का अपने आप में एक मीनिंग होगा, हर एक शब्द का, चाहे कोई सा भी वर्ड क्यों नहीं हो, अपने आप में एक मीनिंग जरूर होता है। हम हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं उनका अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग मीनिंग जानते हैं। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट के बारे में। देखिए, एडजस्टमेंट क्या होता है, आपने कई बार अपने जीवन में इसको सुना होगा, एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं। कई लोग कहते हैं यार नई जगह एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। एडजस्टमेंट का मतलब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो चीज जो हमारे लेवल पर है, जितना हम हमारे स्तर पर कर सकते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसको हमें एडजस्ट मतलब सेटल करना पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए एक रूम में, सपोज करना, एक रूम में 10 लोग रहने की कैपेसिटी है और किसी दिन यदि 11 हो जाते हैं तो वो 10 उसको एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे। एक दिन परेशान हो गए लेकिन कैसे भी करके उसको एडजस्ट कर ही लेंगे, तो उसी को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। हम एडजस्टमेंट आखिर होता वही है। तो अपने यहाँ पर भी एडजस्टमेंट होते हैं और करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, ये नेचुरली हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे कुछ ऐसे बेसिकली एडजस्टमेंट है जो हम बैलेंस शीट को करते हुए इसको ध्यान में रखते हैं, और वो हमने 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। फिलहाल हम इन चारों को समझेंगे क्योंकि आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहते हैं और आफ्टर अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसका काफी अच्छा रोल रहता है। इन फ्यूचर भी आप इसको समझने की कोशिश करना, ये होते क्या है। सबसे पहला आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक बार फिर मैं आपको एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बात करते हैं एक्सपेंसेस और इनकम की। तो एक्सपेंसेस वो पेमेंट होगा जो आप किसी सर्विस के बदले चुकाते हो। जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, हमें कोई सर्विस मिलती है, उसके बदले में हमने यदि कोई पे किया है, हम जब सर्विस दे रहे हैं, बात आती है सर्विस क्या होती है। देखिए, सेवाएं, सेवाओं का मतलब होगा कि जो चीजें जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वस्तु एवं सेवाएं जो आप माल बेच रहे हो, उसको बेचने के लिए थोड़ा सा उसको इजी गोइंग करना होता है। देखिएगा, सपोज करो आपकी दुकान में आप अकेले काम कर रहे थे, आपने अपने साथ में एक व्यक्ति को रख लिया, उसने आपका काम हल्का कर लिया,
वो आपको अपनी सेवा दे रहा है और उस सेवा के बदले में आप उसे पैसा दे रहे हो, वो आपका एक्सपेंसेस है। आपको माल मंगवाना था, आपने माल मंगवा लिया, ट्रांसपोर्टेशन वाले को पैसा दे दिया, आपके लिए वो एक सर्विस है। आपको किराए पे रूम चाहिए था, आपने रूम ले लिया, किराएदार को आपने पैसा दे दिया, मकान मालिक को आपने पैसा दे दिया, वो आपके लिए एक सर्विस है। तो जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही है, आप ले रहे हो, उसके बदले में जो पैसा दे रहे हो उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट, यदि हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, हमने किसी को हमारी सेवा दी है, उसके बदले में जो पैसा हमें रिसीव होता है वो हमारे लिए इनकम होती है। तो देखिए, इनकम और एक्सपेंसेज हमारे पास अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमें यहाँ पे रिसीव करने के बेस पे हमने उसको 4 एडजस्टमेंट में बांटा है। सबसे पहला आता है आउटस्टैंडिंग, हिंदी में बोलते हैं बकाया। देखिए, बकाया यानी बाकी है, जनरली हम ये कहते हैं बाकी। बाकी का मतलब अभी नहीं दिया है, बहुत ही कॉमन शब्द है आप लोगों के लिए। बाकी का मतलब हमने अभी पेमेंट नहीं किया है। इसकी डेफिनेशन होती है ऐसा खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। ऐसा खर्चा जो करंट ईयर से रिलेटेड तो होता है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जो हमारा पैसा हमने अभी तक नहीं पे किया है। जैसे मान लीजिएगा आपकी दुकान में एक व्यक्ति काम कर रहा है, आप उसे सैलरी देते हो, आपकी सैलरी आप हर महीने 7 तारीख को पे करते हो। मान लीजिए सपोज करो आप अपने एम्प्लॉय को पैसा देते हो 7 तारीख को। अब आपकी जुलाई का पेमेंट हो गया, जुलाई महीना मान लीजिए जुलाई आपका फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, और आप उसका पेमेंट अगस्त में कर रहे हो। आप उसको पेमेंट करते हो 7 अगस्त को। बंदे ने काम तो 31 जुलाई को कर दिया, मतलब उसने अपनी सेवाएं 31 जुलाई तक दी है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक उसने काम किया है। उस काम के बदले में उसको पैसा मिल रहा है अगस्त में, मतलब हमने उसकी सेवाएं ली लेकिन 1 तारीख तक हमने उसका पैसा नहीं दिया, तब तक वो हमारा पैसा आउटस्टैंडिंग कहलाता है। जो माल या जो पैसा आपने नहीं पे किया है, जब किसी पर्सन को या जब किसी एक्सपेंसेस का पैसा आपने पेमेंट नहीं किया है, वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखिएगा, आउटस्टैंडिंग मीन्स आपने पेमेंट नहीं किया है और इसी साल का पैसा है, हमने अभी तक पे नहीं किया है, तो उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। ये अपने लिए लाइबिलिटीज होती है। ये क्या होती है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्यों होती है? क्योंकि ये पैसा आज नहीं की दिया है तो कल देना पड़ेगा। इन फ्यूचर वी हैव टू पे दिस अमाउंट, हमको ये पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो समझ में आया आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा, आप लिखिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा पता चले आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सारी स्थितियां। क्योंकि देखिए बेटा, हम ये जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझने के लिए कर रहे हैं, आपके स्तर की बातें हम यहाँ पे आपके सामने कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग का मीन्स हमने ये क्लियर किया है कि ऐसा भुगतान या ऐसा पैसा या ऐसी राशि जो अभी तक देना बाकी है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं की है, वो हमारे लिए एक प्रकार से आउटस्टैंडिंग। इट इज अवर लायबिलिटी फॉर ए बिजनेस। ये हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरा पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड जिसको पूर्व दत्त कहते हैं, इस शब्द को हम थोड़ा सा तोड़ के बात करते हैं। प्री और पेड, प्री का मतलब होता है पहले, पेड का मतलब चुकाना। ऐसा खर्च जो समय से पहले चुका दिया जाता है। एडवांस जिसको कहते हैं, एडवांस तो आप लोगों ने भी सुना होगा। एडवांस, क्या आप लोगों ने ये वर्ड सुना है एडवांस? आई थिंक सुना ही होगा, फिर पता नहीं कहां से हो आप लोग। एडवांस तो सुना ही होगा आप लोगों ने। चलिए, हाँ, एडवांस का मीन्स होता है टाइम से पहले। यही एग्जांपल मैं फिर आपके सामने देता हूं कि मान लीजिए आपके एम्प्लॉय ने जुलाई में काम किया है, आपने उसका पैसा 15 जुलाई को ही पे कर दिया, मतलब महीना तो पूरा हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही हमने पेमेंट कर दिया, उसे कहेंगे हम प्रीपेड। जब ऐसा खर्च जो चालू वर्ष से संबंधित हो, या मुझे ये कह सकते हैं ऐसा खर्च जो समय से पूर्व चुका दिया गया हो, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं था फिर भी हमने एडवांस पे कर लिया, वो होता है प्रीपेड। करंट ईयर से रिलेटेड था लेकिन हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग। इस साल से रिलेटेड नहीं था, आपने पे कर लिया, प्रीपेड कहलाते हैं। दोनों समझ में आ गया आपको? अब आउटस्टैंडिंग इट इज अवर लायबिलिटी एंड प्रीपेड इज असेस्ड।
आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी होती है, बट प्रीपेड हमारे लिए असिस्ट होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर कैसे असिस्ट होती है तो खर्चा, असिस्ट कैसे होगी? देखिएगा, असिस्ट इसलिए होती है कि जो खर्चा आपने पहले से एडवांस पे कर लिया है वो आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आवश्यकता नहीं है, जब टाइम आएगा तब आपको नहीं देना पड़ेगा। इसलिए वो मैं आपको एक सिंपल आपके लेवल का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके स्कूल की फीस 18,000 रुपए, 12 महीने के आपको 18,000 रुपए भरना है, ठीक है। अब आपकी एक व्यवस्था है कि आप इन 3 किस्तों में ये पैसा भर सकते हो। अब मान लीजिए आपको पहली किस्त 6,000 भरनी थी, आपने नहीं भरी है, बाकी है तो आउटस्टैंडिंग। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपको पहली किस्त जुलाई में भरनी थी, आपने नहीं भरी अभी तक, तो वो बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। और यदि जुलाई में आपने 6,000 की जगह 12,000 भर दिए, अगली किस्त भी पहले ही भर दी आपने, साथ में प्रीपेड है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो आपके लिए ये तो लायबिलिटीज होगा जो अभी तक आपने पैसा नहीं दिया, क्योंकि वो देना पड़ेगा आपको आज, नहीं तो 2 दिन बाद भी देना, मीन्स देना है। और यदि आपने 12,000 दिया है, एडवांस दिया है, तो वो आपके लिए एक प्रकार से असिस्ट होगी। नेक्स्ट आता है अकर्ड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। जो एक्सपेंसेस थे उसी से रिलेटेड इनकम की बात करते हैं। अकर्ड इनकम उपार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम अनुपार्जित आय। जो मीनिंग आपने यहां समझा वो का वो यहां पर भी आता है। जो खर्च आपने पे नहीं किया था वो तो होता है एक्सपेंसेस, और जो इनकम आपने रिसीव नहीं करी है वो होती है आपकी अकर्ड इनकम। ऐसी आय जो कमा ली है, मीन्स टाइम तो पूरा हो गया है, आपने काम तो कर दिया है, लेकिन आपको उसका रिसीव नहीं हुआ है। आपका रूम था, आपने किसी को किराए पे दे रखा है, महीना पूरा हो गया लेकिन उसने अभी तक आपको किराया नहीं दिया है, तो वो होता है आपका अकर्ड इनकम। एक होता है अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम जिसको बोलते हैं, जो टाइम पीरियड से पहले रिसीव हो जाती है। आपका किराएदार आपके पास आया, अभी तो उसने आज ताला खोला है और आपने उससे 1 महीने का एडवांस किराया ले लिया है, वो कहला है अनअर्न्ड इनकम। अकर्ड इनकम आपके लिए असिस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पैसा आपका अभी तक नहीं आया है, इन फ्यूचर इसको हम रिसीव करेंगे। जो पैसा अभी नहीं रिसीव हुआ है वो आज नहीं तो कल 4 दिन बाद भी आपको रिसीव होगा, मीन्स आपके लिए इनकम है। और अनअर्न्ड इनकम, जो एडवांस आपको रिसीव हो गया है वो लायबिलिटीज होती है। क्यों लायबिलिटीज है? क्योंकि इन फ्यूचर जिस सर्विस के अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव हुआ है, आपको वो सर्विस कंपल्सरी प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। समझ लो, इसीलिए इसको दायित्व मानते हैं। तो ये थे 4 अपने पास एडजस्टमेंट। इनको आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखना है, इन चारों का डबल इफेक्ट होता है अपने यहाँ पे। आपको ये एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, इनको आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखोगे वो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको बताते हैं कि इनको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे, किस तरह से लिखना होगा आपको। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एक लायबिलिटीज होती है, और आपको इसके लिए अलग से लायबिलिटीज कॉलम में, लायबिलिटीज साइड में कॉलम खोलना होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे भी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी तो उसके अंदर आपने असिस्ट साइड में अपने सारे असिस्ट खोले और लायबिलिटी साइड में अपनी लायबिलिटीज खोल रखी थी। तो आपके सवाल में यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो आप अपने पास एक लायबिलिटी साइड में एक अलग से कॉलम खोलोगे जिसको कहोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अलग से कॉलम बनाना है आपको, और जो अलग से आप कॉलम बनाओगे उसे, उसके अंदर आपको आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करना है। कैसे करोगे आप? इसके लिए 2 एडजस्टमेंट करते हो। पहला तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड करोगे, और दूसरा कैपिटल में से लेस करोगे। अब आपको हमने पहले भी क्लियर कर चुके हैं, एक बार फिर बता देता हूं मैं। एक्सपेंसेस और इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस हो और कोई भी इनकम होगी वो कैपिटल से ही एडजस्ट होगी। कैसी भी इनकम है, एक्सपेंसेस है, वो दोनों कैपिटल से एडजस्ट होती है। कैपिटल में आपको डालना ही पड़ेगा। जैसे जनरल आपने एक्सपेंसेस पे किया है, नॉर्मली एक्सपेंसेस पे किया, उस समय आप कैश में से लेस, कैपिटल में से लेस करते हो। कोई इनकम रिसीव करी, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड करते हो। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है? आपने एक्सपेंसेस तो हुआ लेकिन पेमेंट नहीं किया है, खर्चा तो हो गया आपका, इस साल का खर्च है इसलिए हमको कैपिटल में से लेस करना है। अब पेमेंट नहीं किया है इसीलिए हमने आउटस्टैंडिंग खोला। यदि पेमेंट कर लेते तो कैश में से लेस करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यदि ये खर्चा हम पेमेंट कर लेते विद इन ईयर, हम इसको पेमेंट कर लेते, तब तो हम कैश में से लेस करके कैपिटल में से लेस करते।
बट हमने पे नहीं किया है, इसीलिए हमारी लायबिलिटी और लायबिलिटी साइड में हमने एक अलग से कॉलम खोल दिया आउटस्टैंडिंग, और इसको आउटस्टैंडिंग में शो अप करोगे। तो आपको इसके दो एडजस्टमेंट करना है, फर्स्ट आउटस्टैंडिंग में ऐड करना, कैपिटल में से लेस करना। दोनों ही लायबिलिटी साइड में होता है, आपका कैपिटल भी लायबिलिटी साइड में है और आउटस्टैंडिंग भी लायबिलिटी साइड में। ये करने से आपके टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड आता है प्रीपेड। प्रीपेड के लिए आपको एक कॉलम खोलना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये खुलेगा असेस्ड साइड में, ये खुलता है लायबिलिटी साइड में, ठीक है। आप प्रीपेड में ऐड करोगे और कैपिटल में भी ऐड करोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट समझना। प्रीपेड, जो खर्चा आपने पहले से पे कर लिया, देखिए मान लीजिए हमने कोई सैलरी थी विद इन ईयर पे कर ली। जब भी हम खर्चा पे कर लेते हैं, आपको हमने ये सिखा रखा है कैश और कैपिटल में से लेस करना, चाहे वो खर्चा कोई सा भी क्यों ना हो। हमने पे किया मींस आपने ये काम कर लिया होगा, कैश में से लेस, कैपिटल में से लेस, ये कर दिया होगा। अब ये खर्च इस साल का नहीं है, हमारे इस साल का खर्चा नहीं है, इसीलिए हमने उस खर्चे को कैपिटल में फिर जोड़ दिया। रियल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम उस एक्सपेंसेस को कैपिटल में फिर से जोड़ेंगे और असिस्ट साइड में एक अलग से कॉलम बनाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन फ्यूचर हमें ये खर्चा वापस पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप हल्का सा याद रखिएगा, प्रीपेड के लिए आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम खोलना है असिस्ट साइड में, और उसका ट्रांजेक्शन करोगे कैसे, तो प्रीपेड में ऐड करना है, कैपिटल में भी ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये पहले से खर्च लेस कर चुके हैं, बट ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हो, आपको इसको एक बार फिर जोड़ना होगा। ये दोनों एडजस्टमेंट समझ में आ गए? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। समझ रहे हो इसको मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बेटा रिप्लाई कर दीजिएगा ताकि हमको भी थोड़ा आंसर हो जाए। एकर्ड इनकम, थैंक यू। एकर्ड इनकम, एकर्ड इनकम असेस्ट होती है हमारे लिए, जो ऐसी इनकम जो हमने अभी तक रिसीव नहीं करी थी, तो उसके लिए आपको असेस्ट साइड में कॉलम खोलना है एकर्ड इनकम, जिसके अंदर आपको ऐड करना है और कैपिटल में ऐड करना है। इनकम है, जब हम रिसीव करते थे, कोई भी इनकम रिसीव होती है तब आप कैश और कैपिटल दोनों में ऐड करते हो। अब ये इनकम ऐसी है जो आपने रिसीव नहीं करी है, लेकिन है तो इस साल की। इनकम रिसीव हो गई होती तो कैश में ऐड हो जाती, नहीं हुई है तो आपको एकर्ड इनकम अलग से कॉलम खोल दीजिएगा, असिस्ट बना दीजिएगा। आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे हम कि इतना पैसा अभी हमारा देना बाकी है, अभी आना बाकी है। इन फ्यूचर वी हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट, ये हम रिसीव करेंगे। और इनकम है वो तो एक्चुअली रिसीव होती तो भी कैपिटल में ऐड करते, नहीं हुई है तो भी कैपिटल में तो ऐड करनी है, हमारा फायदा हुआ ही है ये तो, इसीलिए। तो एकर्ड इनकम के लिए दो एडजस्टमेंट क्या करोगे? फर्स्ट इज ऐड इन एकर्ड इनकम ऑफ असेस्ट साइड, एंड सेकंड इज ऐड इन कैपिटल इन लायबिलिटी साइड। एनी डाउट? पहला एडजस्टमेंट ऐड करना है असेस्ट साइड के एकर्ड इनकम में, और सेकंड एडजस्टमेंट ऐड करना है कैपिटल में। अब प्रश्न यही हमारे दिमाग में आता है कि ऐड क्यों करना है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास कैसी भी इनकम क्यों ना हो, हम कैपिटल में ऐड करते ही हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, अनअर्न्ड इनकम, जिसको आप एडवांस इनकम भी बोलोगे। अनअर्न्ड इनकम हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, आप एक कॉलम बनाओगे अनअर्न्ड इनकम, ये लायबिलिटी साइड में होता है। तो पहले तो आपको अनअर्न्ड में ऐड करना है और कैपिटल में लेस करना है। देखिए एडवांस जब आप रिसीव करते हो, when we have received the advance income, then open a column in a liability side, unearned income. In this column we have add and less from capital because it is the related to next year. हम ये कहते हैं कि हमने जो अमाउंट रिसीव किया है वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ये अगले साल से रिलेटेड है, ये हमारे इस साल की इनकम नहीं है, इसीलिए आपको कैपिटल में से लेस करना है। क्योंकि जब ये हमने इनकम रिसीव की होगी उस समय हमारा ट्रांजेक्शन ये हुआ होगा, हमने कैपिटल में ऐड और कैश में ऐड किया होगा। बट ये तो इनकम इस साल की है ही नहीं है, इस साल से रिलेटेड तो इनकम ही नहीं हुई है, ये तो अगले साल की है, अगले साल की है, इसीलिए हमने लायबिलिटी साइड में कॉलम बना लिया अनअर्न्ड इनकम और आपको कैपिटल से लेस करना।
ये कुछ इसका एडजस्टमेंट था। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपकी बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश देखिएगा। आपकी स्क्रीन पे आपको अपना न्यूमेरिकल 4 नजर आ रहा होगा। रोहित के निम्नलिखित व्यावसायिक लेन देन थे। आपके पास एक रोहित के कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। इसी सवाल को मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखा, रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, हमारे पास दो कॉलम ओपन हो जाते हैं, एक तो कैश और एक कैपिटल। आपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है हमने, ठीक है। आपके पास कैश और कैपिटल, देखिए आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पहले लिखी, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपके पास ये जो कॉलम बने हैं वो सारे असेट्स के हैं। अब ये कहां कहां से बनाए हैं, तो एक बार हम सवाल पढ़कर ये कॉलम बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले कैश और कैपिटल खोलना, तो हमने असेट्स में कैश खोल दिया, कैपिटल खोल दिया। उधार मशीन खरीदी, उसके लिए आपको एक मशीन खोलना पड़ेगा। उधार मशीन खरीदी है तो असेट्स में मशीन खरीदी, मशीन हमारे लिए असेस्ट होती है, और उधार खरीदी है इसलिए आपको क्रेडिटर्स खोलना होगा। फिर आता आपका नकद माल खरीदा। अब माल खरीद रहे हो इसलिए स्टॉक लिखना है, और नकद खरीदा मीन्स आपके पास कैश है ही है। फिर आपका है व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदी। देखिए ये पर्सनल यूज के लिए खरीदी है। यदि ये बिजनेस के लिए खरीदते तब तो हम यहाँ पे अलग से कॉलम बना लेते, लेकिन ये तो आपके बिजनेस पर्पज से नहीं है, पर्सनल है, मीन्स आपके लिए एक्सपेंसिव है, इसके लिए अलग से कॉलम खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम कैश और कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया। लेनदार मीन्स हमारे क्रेडिटर्स है, जिसको पेमेंट कर रहे हो तो वो कैश से पेमेंट होता है। 5,000 के माल की नकद बिक्री करी, आपने कैश बेचा है, किराए का भुगतान किया, अग्रिम प्राप्ति की है। देखो ये यहाँ पे एक आपका एडजस्टमेंट लास्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से, सबसे पहले हमने लिखा बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश, 1,50,000 कैश में और 1,50,000 कैपिटल में। आप देख पा रहे हो आपके पास में 1,50,000 आपकी कैश में भी दिया हुआ है, और उतना का इतना पैसा आपकी कैपिटल में भी होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन मशीन परचेज किया आपने, तो मशीनरी में ऐड हो गया और क्रेडिटर्स में ऐड होगा। क्रेडिटर्स में ऐड क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास ये मशीन उधार खरीदी है। आप 40,000 दोनों साइड में लिख दोगे। फिर आप नया समीकरण बनाओगे, 1,50,000 एज इट इज नीचे आ गया, 40 एज इट इज आ गया, कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। फिर आपने लिखा उधार नकद माल खरीदा। जब हम माल नकद खरीदते हैं तो कैश जाती है, आपको कैश में से लेस करना है। मैंने लिख दिया 20,000 ब्रैकेट बना के और स्टॉक में ऐड किया है। आपका जैसे ही एक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है आपको न्यू इक्वेशन तैयार करनी होती है। हमने न्यू इक्वेशन तैयार करी है। आपके पास 1,50,000 रुपए था, उसमें से 20,000 लेस हो गए, 1,30,000 बचा आपका। आप देखोगे मशीन में कोई चेंज नहीं किया तो 40,000 एज इट इज नीचे आ गया, स्टॉक में 20,000 इंक्रीज हो गया। आपके पास कैपिटल वही थी 1,50,000 और क्रेडिटर्स वही 40,000। नेक्स्ट आपने कार परचेज करी है, वो खरीदी पर्सनल यूज के लिए है। तो कार खरीद रहे हो, चाहे वो पर्सनल हो या फिर आपने बिजनेस पर्पज से हो, आपके यहाँ से तो पैसा जा रहा है, आप कैश में से लेस करोगे 80,000 रुपए, और कैपिटल में से लेस होगा क्योंकि हम इसको लॉस मानते हैं, खर्चा मानते हैं, एक्सपेंसिव है कि ड्राइंग किया है, ये बिजनेस का एक्सपेंसिव नहीं है, पर्सनल है, इसलिए आपको यहाँ से लेस भी करना है। आपने 40,000 80,000 यहाँ से लेस कर दिए। आपकी न्यू इक्वेशन तैयार हो गई। 1,30,000 में से 80 गए 50,000, 40,000, 20,000 और 1,50,000 में से 80 गए 70,000 और 40,000 एज इट इज आ गए। फिर आप क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, पूर्ण भुगतान में 38,000 चुका है। आपके पास क्रेडिटर्स 40,000 के थे, आपने यहां से 38,000 चुकाए हैं, तो आप कैश में से लेस करोगे 38,000। आपके क्रेडिटर्स से 40,000 है, हमने लेस किया 40,000। अब आप देखोगे आपके टोटल क्रेडिटर्स थे 40,000 के, हम पेमेंट कर रहे हैं 38, मीन्स आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया। आप यहाँ पे कैपिटल में ऐड करोगे। किसी भी प्रकार की इनकम होती है या प्रॉफिट होता है तो हम उसको कैपिटल में ऐड करते हैं। यदि कोई एक्सपेंसेज हो रहा है या कोई लॉस है तो उसे आप लेस करते हो कैपिटल में से। इट इज अवर प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस, we have 40,000 of creditors and paid to fully settlement only 38,000, so our profit is 20,000. It is profit is add in a capital. Our now new equation is
12,000 बिकॉज लेस फ्रॉम 50,000 इज 38। आप 50 में से 38,000 घटाओगे तो आपके पास पीछे बचा 12,000। नो चेंज इन मशीनरी, 40,000 ट्रांसफर फ्रॉम हियर। नेक्स्ट 20,000 आपको यहाँ पे एज इट इज इसका भी लिखना है। आप 20,000 यहाँ पर भी इसका लिख कर एडजस्ट करोगे। आपके यहाँ पे 20,000 आपने लिख दिया, 20,000 ऊपर से एज इट इज आपने उतार दिया इसको नीचे। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, आप देखोगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स के बाद न्यू इक्वेशन तैयार हो गई। अब आपका आ गया गुड्स सोल्ड। आपने 5,000 के लागत का माल था, ये देखिए आपके पास ट्रांजेक्शन है, 5,000 की लागत का की नकद बिक्री करी है, नकद बेचा 4,500 रुपए में, ये रहा। तो 4,500 आप रिसीव करोगे, आप कैश में लिखोगे 4,500। आपका माल 5,000 का गया है तो स्टॉक में से 5,000 लेस कर रहे हैं, और 500 रुपए का लॉस हो गया आपको तो कैपिटल में से लेस करना है 500 रुपए। फिर आपका आएगा किराए का भुगतान किया, रेंट पेड कर रहे हो, कैश एंड कैपिटल में से लेस करना है, कैश में से 1,000 रुपए और कैपिटल में से 1,000 रुपए। और लास्ट है आपका एडवांस इनकम रिसीव हुई है, जो अभी हम समझा रहे थे अनर्ड इनकम। आप लिखोगे एडवांस रिसीव, कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं, कैपिटल में से आपको लेस करना है और एडवांस में आपको ऐड करना है। तो ये थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको एक बार इसको देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करना। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिएगा। आप इस सवाल को ट्राई करोगे, ये जो आपको सवाल है आपको इस प्रश्नों को सेल्फ ट्राई करना है। सॉल्यूशन आपके पास में है ही, आप वीडियो से देखकर उसको समझ सकते हो। और यदि कोई समस्या रहती है ट्राई करना। इसके अलावा आपका न्यूमेरिकल 5 फर्स्ट सेकंड 5 8 मैं जो बोल रहा हूं उनको आपको खुद को ट्राई करना है और करके मुझे भेजना है। यदि नहीं समझ में आ रहे हैं आपको, कोशिश कीजिएगा, सवाल नहीं हो रहे हैं, आप हमसे बात कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे, उन सवालों को हम करवा लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर कह देता हूँ, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको अपने आप मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं हो पाता। आपने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, लेकिन एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस काम को करोगे, और करना ही होगा। नहीं समझ में आता, हम बैठे हैं ना आप लोगों के लिए। यदि कोई डाउट रहता है, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। हम वो बातें आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, उस सवाल को हम सॉल्यूशन करके भी भेज देंगे। लेकिन पहला पॉइंट आपके लिए मैं एक बार फिर से दोहरा लेता हूँ, आपको कौन कौन से सवाल ट्राई करना है आपके एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, 5, 8, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इनको नहीं समझ आ रहे हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये सवाल आपको कॉपी में लिखना है, जो अभी हमने आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया था। उस सवाल को भी आप कॉपी में सॉल्व करके ये कोशिश करना आज ही सेंड करो, ताकि मैं आप लोगों की बात समझ सकूं, आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। पहला तो अभी आप मुझे थोड़ा आंसर देने की कोशिश करना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। नहीं आया तो मैं वापस समझा देता हूँ। आई एम वेटिंग फ्रॉम योर रिप्लाई, प्लीज गिव मी। चलिए आप बता दीजिएगा मुझे, ये समझने की कोशिश करना।